गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी बढ़िया बच्चों। लास्ट टॉपिक हमारा वर्णमाला था, वो कंप्लीट हो गया था। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो भी बहुत ही अच्छा है, शानदार टॉपिक है। संज्ञा हमारे टॉपिक का नाम है, जिसे इंग्लिश में नाउन भी कहते हैं। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बारीकी से समझेंगे इसको। और निश्चित रूप से आप आज के बाद संज्ञा शब्द को नहीं भूलने वाले, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि संज्ञा क्या होता है। कभी भी इसका कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी कंपटीशन में आ जाए या एकेडमिक क्लास में आए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। संज्ञा देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शब्द होते हैं, शब्दों के भी भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों की बात करने वाले हम सबसे पहले, कि जो प्रयोग के आधार पर होते हैं, रूप परिवर्तन के आधार पर होते हैं, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसमें शब्द होते हैं दो प्रकार के, उसमें शब्द दो प्रकार के होते हैं। और पहला है उसके अंदर विकारी। पहला शब्द है विकारी। पहला शब्द विकारी है। इसमें इसकी बात करते हैं हम। विकारी क्या होता है? देखो, विकारी क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल, ध्यान से देखें आप, लिंग, वचन, कारक एवं काल, इन चारों से रूप परिवर्तन होता है। लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब विकारी शब्द होते कौन से हमारे हिंदी ग्रामर के अंदर? इसमें भी चार होते हैं। एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, हमारा विशेषण, और एक होता है क्रिया शब्द। ये भी चार होते हैं। ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्दों में इनकी गिनती होती है। दूसरा, प्रयोग के आधार पर हम बात करना चाहें तो वो होता है अविकारी, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। ठीक है। तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय या अविकारी वो होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार कोई भी रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब इनकी संख्या अगर पूछी जाए कि भाई अविकारी या अव्यय कितने होते हैं, तो ये भी संख्या में चार ही होते हैं। क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, ठीक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, और विस्मयादि बोधक है। तो ये भी चार होते हैं। अव्यय और अविकारी की चर्चा हम अलग से बाद में करने वाले हैं। फिलहाल जो आज हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। इसके बारे में चर्चा करते हैं हम विस्तार पूर्वक। तो देखिए, संज्ञा सबसे पहले जाने कि संज्ञा जो शब्द है ये वास्तविक रूप से है क्या। देखो, ये वास्तविक रूप से एक अवधारणा होती है। क्या होती है भाई? वास्तविक रूप से संज्ञा एक अवधारणा है, एक खुद ही अपने आप में एक विचार है। ठीक है। और अगर इसके बारे में बात करें कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, इसके लिए हम बात करते हैं कि संज्ञा अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान मिले या जिसका नाम हो, वही संज्ञा होता है। अर्थात इसका नाम दूसरे शब्दों में हम बात करना चाहें तो दुनिया में जो भी वस्तु हो, स्थान हो, किसी का भी नाम हो, ठीक है, और इसके अलावा जो भी प्रत्यक्ष में हम देख पा रहे हैं, सजीव निर्जीव जो भी हो, उन सब का जो भी नाम हो, उनका नाम ही संज्ञा कहलाता है। उसके बाद हम बात करते हैं संज्ञा शब्द के अंदर अगर लिंग की बात की जाए तो संज्ञा शब्द में स्त्रीलिंग होता है। ध्यान रखें, अगर संज्ञा शब्द में लिंग पूछा जाए तो वो होता है स्त्रीलिंग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो देखो परिभाषा आपके समझ में आ चुकी होगी कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा एक नाम होता है, संज्ञा एक ज्ञान होता है, एक चेतना शक्ति होती है। इसमें वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का प्रदर्शन किया जाता है, उसको बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के प्रकारों की ओर कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो हम बुक्स के अंदर पढ़ लेते हैं, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि संज्ञा के भी 3 प्रकार होते हैं और किसी बुक्स में 5 भी मिल जाते हैं। लेकिन ये किस प्रकार से होते हैं उसकी चर्चा हम करने वाले हैं अच्छे से, कैसे होते हैं ये। तो देखो संज्ञा के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है यथार्थवाचक, जिसको हम मूर्त भी कहते हैं, और जिसको हम दृश्य भी कहते हैं। मूर्त का मतलब ही दृश्य होता है, अर्थात दिखाई देने वाला। ठीक है, यानी कि यथार्थ हो गया हमारा वास्तविक, यथार्थ हो गया हमारा वास्तविक, और जो मूर्त है, यथार्थ, वास्तविक और मूर्त जो होता है वो हमारा होता है दृश्य। यानी मूर्त और दृश्य सेम है, पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो देखो यथार्थवाचक या मूर्त दृश्य में कौन कौन सी संज्ञाएं आती हैं। इसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक होता है, सेकंड में जातिवाचक होता है, और जातिवाचक के भी 2 भेद हो जाते हैं, समूह और द्रव्य। चर्चा करते हैं इनके बारे में। तो देखो व्यक्तिवाचक क्या होता है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति वी प्लस अक्ति। व्यक्ति का अगर हम विच्छेद करना चाहें यहाँ पर तो वो होता है वी प्लस अक्ति। वी लिखता हूं मैं यहाँ पर, वी प्लस अक्ति, इसका संधि विच्छेद कर दिया हमने, अर्थात विशेष रूप से जाने जाना वाला। विशेष रूप से जिसको हम जानते हैं, विशेष रूप से हम जिसको जानते हैं वो होता है व्यक्तिवाचक, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम जो अपने आप में क्या हो, एक विशेष हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनकी चर्चा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इनके बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी ले रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक दृश्य भी होता है और सदैव एक वचन में होता है, ये इसकी पहचान है। व्यक्तिवाचक कैसा होता है भाई, ये दिखाई भी देता है प्रत्यक्ष में हमको, और सदैव एक वचन में ही इसका आंसर होगा। इसके जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सिंगुलर में होंगे, एक वचन में होंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा है जातिवाचक। अब जातिवाचक की अगर हम बात करें तो देखो जातिवाचक भी सदैव दृश्य होता है, लेकिन ये कैसा होता है, बहुवचन में आएगा। और यदि बाई चांस हमको एक वचन का कोई एग्जाम्पल मिल रहा है और हम कहते हैं कि सर ये एक वचन है तो ये जातिवाचक कैसे बनेगा, तो ऐसा कोई एक वचन हो जिसको हम बहुवचन बना सकें तो वो भी जातिवाचक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करना चाहें, मैं आपसे कहता हूं कि पुस्तक एक वचन है, पुस्तक एक वचन है। यदि मैं इसका बहुवचन बनाना चाहूं तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये बन जाएगा यहाँ पर पुस्तकें, बहुवचन के रूप में। ये पुस्तक हो या पुस्तकें हो, ये कैसे रहेगा, कौन सी संज्ञा में गिना जाएगा, ये जातिवाचक में गिना जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ ये समझना था कि ये एक वचन से बहुवचन बनने के बाद ये जातिवाचक कैसे बना। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखो अब इस जातिवाचक के 2 भेद कर दिए गए। किसके कारण से हो गया ऐसा, अंग्रेजी व्याकरण के कारण से हुआ। अंग्रेजी में आर्टिकलों के प्रयोग के कारण से नाउन के, इस संज्ञा के 2 अलग से भेद कर दिए जाते हैं, जो हमारी हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में भी प्रयोग में आने लगे हैं। एक तो है समूहवाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है, अब द्रव्यवाचक से हमारा तात्पर्य क्या होगा, द्रव्यवाचक से हमारा तात्पर्य क्या होगा, तो देखो द्रव्यवाचक से हमारा तात्पर्य क्या होगा मैं बताता हूं आपको अलग से। द्रव्य, क्या यहाँ पर द्रव्य से तात्पर्य द्रव से है, द्रव्य से तात्पर्य क्या द्रव से है, यस या नो।
द्रव्य का तात्पर्य के द्रव से नहीं। देखो, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, ठीक है। और द्रव्य जो होता है इसका अर्थ ही पदार्थ होता है, अर्थात इसमें सभी पदार्थों की गिनती होगी, चाहे वो लकड़ी हो, ठीक है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो चांदी हो, सभी की गिनती इसमें आने वाली है। और समूहवाचक की हम बात करें तो इसमें होते हैं ग्रुप। यदि ग्रुप की बात की जाए, कहीं भीड़ हो, भीड़ वाला स्थान हो, और उस भीड़ वाले स्थान में बहुत सारे मेंबर्स हों, तो उनका अगर हम नाउन बताना चाहें तो वो समूहवाचक होगा। कक्षा भी इसकी गिनती में आता है, परिवार भी आएगा, ठीक है। आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे। अब हम आते हैं संज्ञा के दूसरे प्रकार की ओर, और वो है हमारा भाववाचक। कौन सा प्रकार है हमारा? भाववाचक है। देखो, भाव, सभी मनुष्यों के हृदय में भाव और विचार अंदर समाहित होते हैं। सभी के पास है अपने अपने भाव और विचार, ठीक है। हम उनका प्रदर्शन करते हैं और कई बार नहीं भी करते, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जो भाव होते हैं क्या वो अमूर्त होंगे? बिल्कुल होंगे। भाव अमूर्त भी होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। दिखाई कब देंगे? जब हम उनका प्रदर्शन करेंगे बाहर, जब उनको हम ध्वनि देंगे, दूसरे से शेयर करेंगे, ठीक है। इन्हीं भावों को हम अदृश्य भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, अगर पहचान की बात की जाए भाववाचक की, तो देखो, अदृश्य और एक वचन, यानी कि भाववाचक के जो एग्जाम्पल्स हमको मिलने वाले हैं वो अदृश्य का प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही साथ वो एक वचन में भी होंगे, और केवल महसूस किए जा सकते हैं। जो भाववाचक के एग्जाम्पल हैं वो महसूस किए जाते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो करुणा है, जो करुणा यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, जो करुणा शब्द है, क्या ये करुणा जिसका अर्थ दया भी होता है, क्या ये अगर हम किसी पर अपनी दया को बिखेरें, दया का प्रदर्शन करें, तो क्या वो हमको प्रत्यक्ष में दिखाई देगी? अर्थात वो प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देने वाली। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो क्या हमारी वो ईमानदारी दिखाई देगी? अर्थात वो नहीं दिखाई देगी। क्या एक शब्द है यहाँ पर प्रेम, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या हमारा वो प्रेम किसी को दिखाई देगा? नहीं, वो सिर्फ एक एहसास है, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे शब्दों में जिसमें हम महसूस कर सकें केवल, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, अप्रत्यक्ष हमारे लिए, वो सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब यहाँ पर एक नोट दे रखा है, इस नोट को बता देता हूँ और आगे इसका यूज आने वाला है। नोट है कि यदि अदृश्य एक वचन, भाववाचक में अदृश्य एक वचन होता है, अगर उसको अदृश्य एक वचन को हम बहुवचन में बदल दें, उसको हम बहुवचन में बदल दें या उसको बदल दिया जाए, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, यानी भाववाचक किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जातिवाचक में हो जाएगी। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए, एक शब्द है यहाँ पर जवानी, जो भाववाचक का है, लेकिन अगर इसी को हमने बहुवचन में बदल दिया और जवानियां बोल दिया, तो इसकी नाउन भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और वो बन जाएगी जातिवाचक। अगला एक शब्द है एग्जाम्पल कुर्बानी, और इस कुर्बानी को यदि हमने बहुवचन में बदल दिया तो ये भी जातिवाचक में बदल जाएगा। और सेम इसी प्रकार से एक मेहरबानी शब्द भी है, जो भी मेहरबानियां में बदलेगा तो जातिवाचक में बदल जाएगा, यानी भाववाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा कब होगा? जब उसका बहुवचन बना दिया जाएगा, यानी अदृश्य एक वचन को हम अदृश्य बहुवचन बना दें, तो ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी में हम आगे चलते हैं। तो देखो, अगला, अब इनकी प्रत्येक की डिटेल कर लेते हैं। प्रत्येक की डिटेल में सबसे पहले व्यक्तिवाचक,
व्यक्तिवाचक की बात करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब सभी की चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी 5 संज्ञाएं बन गई हैं, व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, समूहवाचक हो और हमारी द्रव्यवाचक हो, इन सभी की चर्चा हम करने वाले हैं। सभी की 1 बाय 1 हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले है हमारी व्यक्तिवाचक। देखो व्यक्तिवाचक क्या होता है। व्यक्ति शब्द से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति विशेष की चर्चा यहाँ पर की जाने वाली है, व्यक्ति विशेष का नाम प्रदर्शित होने वाला है। यहाँ पर व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम को प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बनाएं इन्हीं शब्दों से तो बन सकती है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम का पता चलता है या बोध होता है तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हमने जानी। पहचान भी है यहाँ पर हमारे पास। पहचान क्या है, तो देखो पहचान है इसकी कि दुनिया में केवल एक विशेष नाम। अच्छे से पहचान को समझे कि दुनिया में जो केवल एक ही विशेष नाम है और उसका जैसा दूसरा कोई नहीं है। विशेष अर्थ में उस शब्द को हम लेकर चलते हैं, विशेष शब्द है वो हमारे लिए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल होंगे। और दूसरी पहचान इसमें है कि पहले से जानने पर ही पहचाना जा सकता है। पहले से जानने पर ही पहचाना जा सकता है, अचानक नहीं। यानी कि हमारे सामने पहले उसके बारे में जिक्र हुआ हो, हमने पहले कभी उस स्थान को देखा, उस वस्तु को देखा, उस व्यक्ति को भी देखा हो, तो तब जा करके हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में लाएंगे। अचानक से अगर हमारे सामने कोई उपस्थित हो जाएगा तो हम उसको कैसे जान पाएंगे, तो वो व्यक्ति विशेष नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने नाम प्रदर्शन किया है, पहला जो यहाँ पर नाम है, एक पुल्लिंग नाम है दिलीप। हमने दिलीप शब्द है, दिलीप क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है। दूसरा यहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में कनिष्का शब्द का नाम यहाँ पर आ गया है, ये स्त्रीलिंग हो गया। हिमालय की बात करें तो हिमालय दुनिया में क्या है, एक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जैसा कोई दूसरा नहीं। रामायण पवित्र ग्रंथ, ठीक है, कवि वाल्मीकि द्वारा रचित, इसके समान दूसरा कोई नहीं है, इसका जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ये दुनिया में एक है। गंगा नदी, ये भी एक विशेष अर्थ में है। ठीक है, एक विशेष शब्द है, इसके जैसा दूसरा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में जो केवल एक विशेष नाम है, दुनिया में जो केवल एक विशेष नाम है जो विशेष अर्थ में आता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। वो जितने भी उसके एग्जाम्पल होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा भी और हम अलग से चर्चा करते हैं कि भाई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में और कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं हमारे सामने। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम आते हैं, देशों के नाम आते हैं। ठीक है, देशों के नाम आते हैं, शहरों के नाम आते हैं, नदियों के नाम आते हैं, पर्वतों के भी नाम आएंगे और त्योहारों के भी आएंगे, पुस्तकों के भी आएंगे, दिशाओं के भी आएंगे। चाहे पूर्व दिशा की बात करें चाहे पश्चिम की, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, अगर उनका पर्सनल नाम यहाँ पर लिखना चाहें हम, समाचार पत्रों के,
तो वो भी व्यक्तिवाचक की श्रेणी में ही आने वाले हैं। दिनों की बात करें तो वो भी, और महीनों के नामों की बात करें तो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, आपके सामने मैं लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ओणम, मैंने यहाँ पर लिख दिया ओणम, मैंने यहाँ पर लिख दिया होली, तो ये त्योहारों के नाम हो गए। तो ये सब कौन सी संज्ञा के प्रकार हैं, कौन सी संज्ञा के एग्जाम्पल हो गए, तो ये हो गए हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक नोट है हमारे सामने, इस नोट को ध्यान से समझेंगे। नोट क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, पेपर में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो नोट कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक वचन को जब बहुवचन बनाया जाता है तो वह जातिवाचक बन जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक वचन को जब हम बहुवचन में बना देंगे ना, तो वो बन जाता है हमारा जातिवाचक। कैसे, एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने कि आज हरिश्चंद्रों का अकाल है। हरिश्चंद्रों, देखो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है हरिश्चंद्र, ये शब्द है यहाँ पर। हरिश्चंद्र कौन था? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे प्राचीन काल में। उनका नाम आज तक हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दे दिया। इसमें हमको समझना क्या है, हमको ये समझना है कि भाई संज्ञा कौन सी है इस हरिश्चंद्र के अंदर। अब देखो वैसे तो ये स्पष्ट रूप से हमको एक नाम दिखाई दे रहा है, ये नाम है, ठीक है, ये नाम है, लेकिन ये नाम होने से ये व्यक्ति का नाम भी प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको सीधा सीधा ये नहीं, रटत विद्या के आधार पर ये पता नहीं करना कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। हमको ऐसे जज नहीं करना है कि भाई सीधा सीधा हमने रट रखा है कि नाम आया किसी व्यक्ति का और वो बन गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये नहीं करना है हमको। ठीक है, यहाँ पर हरिश्चंद्र नहीं है, गौर से देखें आप इसको, हरिश्चंद्र नहीं है, यहाँ पर दे दिया उसका बहुवचन और वो है हरिश्चंद्रों। तो ये बहुवचन है ना कि एक वचन। तो इसलिए यहाँ पर ये बन गया हमारा जातिवाचक, क्योंकि ये जो शब्द है ये बहुत सारे ऐसे लोगों के नामों का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है जो सत्यवादी हैं, सत्य बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वाक्य के अर्थ को लिया जाए तो आज हरिश्चंद्रों का काल है। आज वर्तमान में तो वो हरिश्चंद्र है ही कहाँ, आज सत्य बोलने वाले इंसान कोई भी नहीं। ठीक है, आगे हम बात करें तो समाज के रावणों से बचो। समाज के रावणों से बचो, तो समाज के रावण यहाँ पर ध्यान से देखें आप और जज करें कि रावणों, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, इस रावणों में ये जो शब्द है ये रावणों में कौन सी संज्ञा होगी, बताएं आप, रावणों में कौन सी संज्ञा होगी। यहाँ पर गौर करें आप कि रावण शब्द नहीं है, रावण तो एक वचन हो गया, और अगर रावणों आता है तो ये तो बहुवचन हो गया ना, तो फिर क्या होगा, अब ये बहुवचन हो गया, ये हमारा एक वचन था। ठीक है, व्यक्तिवाचक में एक वचन होता है और बहुवचन बदलते ही वो बन जाता है जातिवाचक। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा जातिवाचक। क्लियर है सभी को? एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जब एक वचन उसको हम बदल दें बहुवचन में, हमको सेंटेंस में बहुवचन में मिल जाए वो, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा जातिवाचक, ना कि व्यक्तिवाचक। हमें यहाँ पर कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना है, हमें जज करना होगा कि ये एक वचन है, बहुवचन है, नाम हो लेकिन वो बहुवचन के रूप में आ रहा है तो वो जातिवाचक बन जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो अगला है संज्ञा का प्रकार जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक, अब बात करते हैं कि जो जातिवाचक है, इस जातिवाचक का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर किसी की कास्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कास्ट जानते हैं सभी, कास्ट, यहाँ पर किसी की जाति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम कि वो ब्राह्मण है
या वो शूद्र है, या वो क्षत्रिय है। तो ध्यान से सुनिए आप, गौर से इसको फिर से बता रहा हूं मैं कि जो जातिवाचक है, इस जातिवाचक से मतलब, इस जाति शब्द से मतलब किसी की कास्ट से मतलब नहीं है हमको कि वो ब्राह्मण है, शूद्र है, क्षत्रिय है, ठीक है, ये वैश्य है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। इस जाति शब्द से तात्पर्य है वर्ग से। जाति से तात्पर्य किससे है? वर्ग से है, ठीक है। वर्ग विशेष की बात अगर की जाती है, चाहे वो प्राणियों के संदर्भ में की जाए, चाहे वो वस्तुओं के संदर्भ में की जाए, या फिर वो स्थानों के संदर्भ में की जाए, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? वो जातिवाचक संज्ञा के शब्द कहलाएंगे। यानी एक बार फिर सुन लें आप, इसको रिपीट कर रहा हूं मैं फिर से आपके सामने, ठीक है, अच्छे से सुने। यदि किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होंगे, जो किसी जाति विशेष के वर्ग का प्रदर्शन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। क्लियर है सभी को? पहचान भी इसकी है, हम मानते हैं उसको, उसके अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। पहचान हमारी कि दुनिया में उस जैसी अनेक, दुनिया में उस जैसी अनेक। व्यक्तिवाचक में जो पहचान थी, होती थी दुनिया में केवल विशेष की बात कर रहे थे। व्यक्तिवाचक में हम विशेष रूप में बात करने वाले थे, किसी की भी, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो। लेकिन यहाँ पर जातिवाचक में क्या है? जातिवाचक में इसका अपोजिट है, और इसमें क्या है? दुनिया में उस जैसी अनेक वस्तुएं भी हो सकती हैं, प्राणी भी हो सकते हैं, ठीक है, स्थान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो समझे आप इस बात को? जातिवाचक के बारे में बात कर रहे थे कि भाई दुनिया में उस जैसी अनेक चीजें हो सकती हैं, जबकि व्यक्तिवाचक में हमने बात करी थी कि वो विशेष अर्थ में आता है और दुनिया में केवल एक ही होगा। यहाँ पर एक वर्ग विशेष को देखा जाता है, अभी मैंने बताया आपको। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, पशु हमको दुनिया में बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पशुओं में बहुत होते हैं। हिरन हो, चाहे वो शेर हो, ठीक है। तो इस प्रकार नदी की बात करना चाहें हम, नदी चाहे गंगा हो, ठीक है, गंगा हो, या फिर वो यमुना हो, या फिर वो सरयू हो, ठीक है, ये नदियों के नाम हैं। अगर पर्सनली इनमें पूछा जाए कि भाई सरयू में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर नदी शब्द आ जाए तो इसमें होगा जातिवाचक। क्लियर है सभी को? फल, ऐसे ही फल हैं, बहुत सारे फल होते हैं अलग अलग, आम, सेब, पपीता, ठीक है, ये सब नाम है। आम, पपीता, सेब, चीकू, ठीक है, नाम आ गया विशेष रूप से, तो व्यक्तिवाचक में गए। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कुछ समझने का प्रयास हमको करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, आम है। अब जो आम शब्द है, ये आप मुझे बताएं कि ये व्यक्तिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक की श्रेणी में जाने वाला है, या फिर ये भी जातिवाचक होगा फल की भांति? फिर से सुने, जो आम शब्द हमारे सामने है, आप मुझे बताएं कि ये जो आम शब्द है, ये जो आम है, ये कौन सी श्रेणी में होगा? व्यक्तिवाचक की श्रेणी में होगा, या फिर ये जातिवाचक की श्रेणी में होगा? तो देखो, आम, क्या आम एक ही प्रकार का होगा? एक ही प्रकार का होता है? नहीं, आम के भी कई किस्में होती हैं, कई प्रकार होंगे, ठीक है। दशहरी आम अलग होता है, लंगड़ा आम अलग होता है, ठीक है। तो इसका भी हम विभाजन कर सकते हैं, इसकी किस्मों के बारे में भी हम विभाजन कर सकते हैं इसका। तो इसलिए इसका भी एक वर्ग विशेष बन गया, इसका भी एक वर्ग विशेष बन गया भाई, आम का भी। तो क्या ये व्यक्तिवाचक में जाएगा या फिर जातिवाचक में? तो देखो, सीधा सा अर्थ निकल रहा है कि इसकी भी जाति है, ये भी जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे हम बढ़ते हैं। अनाज की बात करें तो अनाज, जितने भी समस्त अनाज होते हैं जो हम खाते हैं, जो देखते हैं हम, उन सभी के वर्ग का ये बोध कराता है ये शब्द अनाज।
पुस्तक की बात करें तो पुस्तकें बहुत सी हैं दुनिया में, उन सभी पुस्तकों को एक शब्द में यहाँ पर पुस्तक के रूप में लिख दिया है, तो ये पुस्तक भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। आगे हम चर्चा करते हैं हमारी तीसरी संज्ञा की, और वह है समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक सीधा सा पता चल रहा है शब्द से ही कि यहाँ पर समूह की बात की जाने वाली है। समूह यानी ग्रुप, और ग्रुप कैसे बनता है, किसी एक व्यक्ति से तो बनने वाला है नहीं, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक बहुत सारे हों, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर, एक की बात नहीं की जा रही है, दो की बात भी नहीं कर रहे हैं हम, यानी कि दो से भी बहुत ज्यादा। अब वो चाहे 10 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, अगर वो ग्रुप बनता है तो वो संज्ञा का कौन सा प्रकार, समूहवाचक। डेफिनेशन की बात करें तो जिस संज्ञा शब्द से समूह या वर्ग का पता चले, समूह या वर्ग का पता चले, तो वो समूहवाचक संज्ञा होगा। इसके जो एग्जाम्पल के वर्ड्स हैं, जैसे कक्षा, कक्षा क्या किसी एक बच्चे की होती है, दो बच्चे की होती है, नहीं, इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। समिति, समिति न किसी एक की होती है न किसी दो की, इसमें भी ग्रुप होता है अपना एक। संगठन भी में भी ग्रुप होगा। मेला, मेले में तो आप जानते हैं बहुत भीड़ होती है, यानी भीड़ को प्रदर्शित करने, ये सभी शब्द भीड़ का प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो भीड़ को प्रदर्शन करेगा वो शब्द कौन सी संज्ञा में चला जाएगा, वो समूहवाचक में चला जाएगा। ये बात सभी के समझ में आ चुकी है, ठीक है। परिवार की बात करें तो परिवार भी क्या है, समूहवाचक संज्ञा में है। सेना, सेना जानते हैं आप, सेना कोई एक व्यक्ति तो सेना के अंदर होता नहीं है, बहुत होते हैं, ठीक है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, तो ये किस में आता है, ये हमारा समूहवाचक में आएगा। तो यहाँ हमारी 3 संज्ञाएं हो गई, चौथी पर चलते हैं। अब है हमारे पास द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि भाई द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, और द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर द्रव नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर द्रव्य लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर सभी पदार्थों की बात की जाने वाली है, चाहे वो तरल हो या नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी की भी हम बात करेंगे, वो ठोस है, लकड़ी ठोस है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि यहाँ तो पदार्थों की बात हो रही है, यहाँ पर तो पदार्थों की बात हो रही है। और यहाँ पर हम सोना, सोना वो स्लिप वाला सोना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, गोल्ड वाला सोना है, इसकी बात भी हम करने वाले हैं, ठीक है। मिट्टी, मिट्टी की भी हम बात करेंगे, मिट्टी ठोस भी होती है, और यदि इसमें पानी पर संबंध बना दिया जाए तो वो तरल पदार्थ में भी आ जाती है, ठीक है। चांदी की बात करें तो ये भी हमारा क्या है, एक द्रव्य पदार्थ हो गया। पानी, पानी तो आप जानते ही हैं, ठीक है, वो तो वैसे ही तरल पदार्थ है। और इस प्रकार से चीनी, चीनी के बारे में, शुगर के बारे में बात करें तो चीनी, ये भी द्रव्य पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो चीनी, मिट्टी, पानी, लकड़ी, सोना और चांदी, ये सभी द्रव्य पदार्थ हैं। आगे हम बात करें तो देखो अगली है हमारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं हम। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, पहले हमने पढ़ लिया इसको स्टार्टिंग में, ठीक है, डिस्कशन तो हो चुका है इसके बारे में, और अच्छे से कर लेते हैं डेफिनेशन लेकर के। डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, तो देखो, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं, गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव का बोध होता है, वो सभी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा का मतलब समझ गए, भाववाचक का मतलब भाव, भाववाचक का मतलब क्या होता है, भाव, यानी जिसमें भाव और विचारों को शामिल किया जाता है, जिसमें भाव और विचारों को शामिल किया जाता है। भाव, विचार, भाव और विचारों को शामिल किया जाता है, वो भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अब इसकी पहचान की हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, क्या ये दृश्य होते हैं भाव, क्या भाव दृश्य होते हैं, नहीं, ये कैसे होते हैं, अदृश्य होते हैं, ये हमको दिखाई नहीं देते,
ये हमारे अंदर समाहित होते हैं, भाव हमारे अंदर समाहित होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें, केवल महसूस किया जा सकता है, भावों को सिर्फ महसूस करते हैं। मैंने एग्जांपल देकर भी बताया था कि किस प्रकार से महसूस करते हैं। ठीक है, ये मनुष्य के अंदर समाहित होते हैं, केवल इन हम महसूस करते हैं, एहसास से इनका पता चलता है। ठीक है, आगे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देखो मित्रता एक शब्द है, मित्रता, क्या मित्रता दिखाई देती है? नहीं, सिर्फ महसूस की जा सकती है। बचपन, बचपन, क्या बचपन हमको प्रत्यक्ष में दिखाई देता है? कोई क्या उसका कोई अस्तित्व है? अस्तित्व है, लेकिन वो सिर्फ क्या है, सिर्फ वो महसूस के रूप में है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें खेल, क्या खेल हमको दिखाई दे रहा है? दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप से आपको इनको करना चाहें तो महसूस ही होगा। ये भी मिठास भी उसी प्रकार है, धिक्कार शब्द भी उसी प्रकार है, और प्रेम शब्द के बारे में मैंने अभी बताया था कि प्रेम महसूस ही किया जा सकता है, वो किसी को हम प्रत्यक्ष रूप में दिखा नहीं सकते। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा की बात हम कर रहे हैं। अब भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय जुड़ते हैं, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय के योग से इसके एग्जाम्पल्स बनते हैं, जिनकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, आज तो हमने इन पांचों संज्ञाओं की डेफिनेशन, इनके बारे में समझा, जाना। ठीक है, और इसमें एक नोट भी है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किस किस के योग से बनती है। देखो जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा किस किस के योग से बनती है? तो देखो ये बनती है जातिवाचक से, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 हैं। कितने हैं? 5। ये पांचों जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनके जो भी शब्द होंगे, चाहे वो संज्ञा का शब्द हो, चाहे वो सर्वनाम का शब्द हो, चाहे वो अव्यय का शब्द हो, या वो क्रिया का कोई शब्द हो, तो उनसे हमारी भाववाचक संज्ञा का कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी उदाहरण या कोई भी शब्द बन जाता है। इनकी चर्चा हम करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, समय कम है, इसलिए आज हम इस क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं। ठीक है, तो कल अच्छे से और देखना किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनती है, तो उसके बारे में कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं हम कल।